जय हिंद प्यारे साथियों, मैं सौरभ कुमार सौरभ स्टडी सेंटर के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पर आप लोग का स्वागत करता हूं। मेरे दोस्त, आज से हम लोग बहुपद स्टार्ट कर रहे हैं, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं पोलिनोमियल्स। मेरे प्यारे साथियों, क्रैश कोर्स का ऑलरेडी हम 3 क्लास करवा चुके हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग चैप्टर 1 को पूरी तरह से खात्मा कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो जाइए चैनल के प्लेलिस्ट में, पहले चैप्टर 1 को कंप्लीट कीजिए। मेरे दोस्त, आज से हम लोग चैप्टर 2 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है बहुपद और अंग्रेजी में इसको कहेंगे पोलिनोमियल्स। आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है और काफी ज्यादा यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी पूछे जाते हैं और काफी ज्यादा जो है यहाँ से सब्जेक्टिव भी पूछे जाते हैं। तो चलिए आज की क्लास को बिना किसी देरी के और बिना किसी बकवास के शुरू करते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, आज का यह वीडियो जो है इंट्रोडक्शन पार्ट होने वाला है और इस वीडियो में हम आपको जितना भी थ्योरी पूरे चैप्टर से होना चाहिए संपूर्ण थ्योरी बताएंगे और जितना भी फॉर्मूला हो और जितना भी कॉन्सेप्ट आज के वीडियो में होने वाला है, उन सभी कॉन्सेप्ट के सहारे जो है आप पूरे एक्सरसाइज के प्रश्न को यूं चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। और जितना भी आपके बोर्ड परीक्षा में प्रश्न पूछे गए हैं, आप मेरे ऊपर भरोसा कीजिए कि आपका एक भी प्रश्न जो है, जब हम आपको कॉन्सेप्ट बता करके हटेंगे तो आप जब क्वेश्चन बैंक लगाइएगा तो आपका एक भी प्रश्न ऐसा नहीं दिखेगा जो आपसे नहीं बनेगा। तो चलिए बिना किसी बकवास के आज की क्लास को शुरू करते हैं। अगर आप कॉपी पेन लेकर के बैठे हैं तो आप हेडिंग में लगा लीजिए बहुपद, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं पोलिनोमियल्स। आपको हेडिंग में लगा लेना है मेरे प्यारे साथियों बहुपद, जिसको अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं पोलिनोमियल्स। पोलिनोमियल्स पोलिनोमियल्स कहते हैं। मेरे प्यारे साथियों, बहुपद को समझने के लिए आपको क्या करना होगा, तो सबसे पहले चरमान को समझना होगा और अचरमान को समझना होगा। तो थोड़ा बहुत आप जान लीजिए कि आखिरकार चरमान होता क्या है। डिफिनेशन और डिफिनेशन आपके परीक्षा में कभी भी पूछा नहीं जाता है और आप क्रैश कोर्स कर रहे हैं। फाउंडेशन बैच में हम आपको पूरा डिटेल में पढ़ा चुके हैं। तो आप लोगों को जो है यहाँ पर शॉर्ट तरीका में समझना है। सबसे पहले आपको समझना है चरमान। मेरे प्यारे साथियों, सबसे पहले समझिए यहाँ पर चरमान क्या होता है और दूसरा आपको समझना है अचरमान। एक समझना है आपको चरमान और दूसरा आपको समझ करके रखना है अचरमान। मेरे प्यारे साथियों, आपको समझ करके रखना है चरमान क्या होगा। चरमान उसी को हम कहेंगे जिसका वैल्यू जो है बदलता रहता है, यानी जिसका मान बदलता रहता हो उसको कहेंगे चरमान। जैसे अल्फाबेट का कोई भी लेटर हो, जैसे ए हो सकता है, बी हो सकता है, सी हो सकता है, डी हो सकता है, ऐसे ही जाकर के जेड तक हो सकता है। यानी ए हो, बी हो, सी हो, डी हो, कोई भी लेटर हो अल्फाबेट का, वो सब का सब जो है चरमान होगा। जैसे मान लीजिए कोई कहेगा कि मोहन का उम्र जो है एक्स वर्ष है, दूसरा आदमी आएगा उसी प्रश्न को बना देगा कि मोहन का उम्र वाई वर्ष है। यानी अपने अपने हिसाब से जो है आप जो है कुछ भी उसको मान सकते हैं। तब उसको कहेंगे चरमान, यानी जिसका वैल्यू जो है परिवर्तित होता रहे, यानी कि मान जो है बदलता रहे, तब उसको कहेंगे चरमान। लेकिन अचरमान किसको कहेंगे? अचरमान मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर एक हो सकता है, दो हो सकता है, तीन हो सकता है, चार, ऐसे ही जाकर के जो है अनंत तक हो सकता है। यानी गिनती का कोई भी संख्या हो, जैसे मान लीजिए हम कहेंगे कि राम का उम्र जो है 20 वर्ष है, तो कोई दूसरा आदमी आकर के नहीं कह सकता है कि राम का उम्र जो है 21 वर्ष है। 20 वर्ष है तो है, उससे ज्यादा आप कह नहीं सकते हैं। लेकिन कहेंगे इसका वर्ष जो है, माना कि हम राम का उम्र वाई वर्ष है, कोई मान लेगा ए वर्ष है, कोई मान लेगा बी वर्ष है, तब वो हो जाएगा चरमान। यानी जिसका मान परिवर्तित होता रहे उसको कहेंगे चरमान और जिसका मान नहीं बदले, हमेशा नियत रहे, तब उसको कहेंगे अचरमान। और मेरे प्यारे दोस्तों, आपको समझ करके रखना है उसके बाद बहुपद को, कि यही चरमान और यह अचरमान दोनों आपस में मिल करके जो है बहुपद का निर्माण करता है। चरमान और अचरमान के सम्मिलित रूप को ही हम लोग कहते हैं बहुपद। यानी कि बहुपद का निर्माण जो होगा तो उसमें चरमान भी सम्मिलित होगा और उसके बाद उसमें जो है अचरमान भी सम्मिलित होगा। यानी चरपद और अचरपद दोनों पद मिलकर के तब जाकर के बहुपद का निर्माण करता है मेरे प्यारे साथियों। जैसे मान लीजिए कहीं पर लिखा हुआ है ए, इसका मतलब इसके आगे में कुछ नहीं तो वन तो है, ये है, यानी कि एगो अचर पद है, एगो चर पद है। तो यहाँ पर वन और ए अगर डाल देंगे, यहाँ पर सिंपल में ए डाल देंगे, तब भी यहाँ पर जो है बहुपद होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ए प्लस में बी लिखा हुआ है, यह भी एक प्रकार का बहुपद होगा। 3x लिखा रहे, 2x लिखा रहे, या 2y प्लस में 1 लिखा रहे, 2y स्क्वायर प्लस में 6 लिखा रहे, सबका सब जो है एक प्रकार का यह बहुपद होगा। अब मेरे प्यारे साथियों, आपको समझना है बहुपद की पहचान। चरमान क्या होता है? जिसका मान बदलता रहे,
उसको कहेंगे चर मान, जिसका मान नहीं बदले हमेशा नियत रहे उसको कहेंगे अचर मान, और चर मान और अचर मान दोनों आपस में मिलकर के तब जाकर के बहुपद का निर्माण करता है। बहुपद में a प्लस बी हो सकता है, 3x हो सकता है, 2y प्लस में 1 हो सकता है, 2y स्क्वायर हो सकता है, प्लस में 6 हो सकता है। ये सभी के सभी जो है बहुपद है। अब उसके बाद समझ करके रखना है बहुपद की पहचान। बहुपद की पहचान, बहुपद की पहचान ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास कीजिए कि बहुपद की पहचान यानी कि बहुपद को हम पहचानेंगे कैसे, कि कोई भी संख्या दिया हुआ है, कोई भी इक्वेशन दिया हुआ है या कोई भी गुणनखंड दिया हुआ है, उसको हम कैसे पहचानेंगे कि बहुपद है कि नहीं है। इसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले देखना है, कुछ ट्रिक होता है मेरे प्यारे साथियों, कुछ रूल रेगुलेशन को आपको फॉलो करना होगा। अगर आपको कभी भी बहुपद का घात, कभी भी आपको मेरे प्यारे साथियों कि बहुपद का घात, कभी भी आपको बहुपद का घात जो है पूर्ण संख्या मिल जाए, कैसा संख्या, पूर्ण संख्या मिले, तब उसको कहेंगे कि वह बहुपद है। अगर कभी भी बहुपद का घात जो है आपको पूर्ण संख्या मिल जाए, तब उसको कहेंगे बहुपद का, यानी कि वह संख्या जो है बहुपद है। अब घात क्या होता है मेरे प्यारे साथियों, देखिए ध्यानपूर्वक समझिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पर x लिखा हुआ है, तो निचलका वाला इसके पावर में कुछ रहे, 6 रहे, 7 रहे, 10 रहे, 12 रहे, a रहे, b रहे, कुछ रहे, चलने वाला है। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर इसके पावर में 6 है, निचलका वाला को मेरे प्यारे साथी इसको कहते हैं पद, और पद के पावर में, पद के सर के ऊपर में जो रहता है उसी को कहते हैं घात, यानी कि इसी को कहते हैं मेरे प्यारे साथियों अंग्रेजी में पावर। तो निचलका वाला जो बेस है उसको कहते हैं हम लोग आधार कहेंगे, यानी कि बेस जिसको कहते हैं पद, और पद के ऊपर में यानी कि खोपड़ी पर जो विराजमान रहे उसी को कहते हैं पावर यानी कि घात। एक बात समझ करके रखना है। तो बहुपद का घात जब भी आपको पूर्ण संख्या मिल जाए तो वह संख्या जो है बहुपद होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर जो है मैं आपको समझाने का प्रयास करूं, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर, अगर मान लीजिए कहीं पर x के पावर में 0 लिखा रहा है, तो 0 क्या होता है, पूर्ण संख्या, तो 0 से ही शुरू होता है, यानी कि x के पावर में 0 क्या है, एक प्रकार का बहुपद है। अगर मान लीजिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस में 6x और प्लस में 7 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर भी 2 भी एक प्रकार का पूर्ण संख्या है, तो यह भी जो है एक प्रकार का बहुपद होगा। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, अगर मान लीजिए यहाँ पर रूट के अंदर में हम x लिख दिए और प्लस में y लिख दिए और कहेंगे कि यह एक बहुपद है कि नहीं, तब क्या हो जाएगा। तो देखिए रूट का मतलब ही होता है पावर में 1/2, यानी इसका जो हम डिफाइन करेंगे यहाँ पर बाहर में, x के पावर में हो जाएगा 1/2 और प्लस में y, और 1/2 जो है यह एक पूर्ण संख्या है, ये नहीं है। और जब यह पूर्ण संख्या नहीं है तो क्या यह बहुपद होगा, तो बिल्कुल भी नहीं होगा, यह बहुपद बिल्कुल भी नहीं होगा। रूट के अंदर में कभी भी आपको चर वैल्यू दिख जाए, चर मान दिख जाए, तब उसको कहेंगे कि वह बहुपद नहीं होगा। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, अगर यहाँ पर मान लीजिए कि रूट के अंदर में कहीं पर 2 लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, रूट के अंदर में 5 लिखा है, बाहर में x दिया हुआ है और प्लस में 7 है, तो आपको देखना है कि अचर मान जो है रूट के बाहर है कि नहीं। अगर अचर मान रूट के बाहर रहे, और सॉरी यहाँ पर अगर चरमान रूट के बाहर रहे, अचर मान रूट के अंदर रहे, पोखर में रहे, तालाब में रहे, कुछ हो उससे लेना देना नहीं है। अगर चर मान रूट के अंदर में रह जाए तो वह बहुपद कभी भी नहीं होगा, लेकिन अचर मान रूट के अंदर में रहे, कहीं पर भी रहे, उससे हमको लेना देना है ये नहीं है। रूट के अंदर में यहाँ पर अचर मान को हम डाल दिए है, लेकिन यह बहुपद होगा, यह बात आपको समझ कर रखना है। कभी भी आपको चर मान रूट के अंदर में दिख जाए तो वो बहुपद नहीं होगा, लेकिन कभी भी आपको अचर मान रूट के अंदर में दिख जाए तो वह बहुपद हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अब किस किस कंडीशन में हो सकता है, किस किस कंडीशन में नहीं हो सकता है, यह मैं आपको आगे बताने वाला हूं। तो मैंने आपको बताया कि चर मान क्या होता है, जिसका मान बदलता रहे उसको कहेंगे चर मान, जिसका मान नहीं बदले उसको कहेंगे अचर मान, और दोनों आपस में मिलकर के तब जाकर के बहुपद का निर्माण करता है। बहुपद को पहचानने का तरीका क्या होता है, बहुपद के घात में हमेशा होना चाहिए पूर्ण संख्या, यानी 0 से शुरू होकर के अनंत तक जो संख्या होता है उसको कहते हैं मेरे प्यारे साथियों, क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं पूर्ण संख्या। अब उसके बाद क्या समझना है आप लोगों को, उसके बाद समझना है बहुपद के प्रकार, यानी कि टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स, यानी बहुपद का प्रकार समझना है। बहुपद का प्रकार समझना है तो आपको आपको आप क्या करना है, तो हेडिंग में लगा लेना है बहुपद के प्रकार, बहुपद के प्रकार।
अब बहुपद के प्रकार में क्या समझना है आपको कि बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। इससे पहले जो है आपको एक और बात समझना है कि बहुपद को जो है दो आधारों पर बांटा गया है। बहुपद को दो आधार पर बांटा गया है। पहला जो है बहुपद को पद के आधार पर बांटा गया है और दूसरा जो है बहुपद को घात के आधार पर बांटा गया है। मेरे प्यारे साथियों, बहुपद को जो है दो आधारों पर बांटा गया है। पहला पद के आधार पर बांटा गया है, दूसरा घात के आधार पर बांटा गया है। अब ध्यानपूर्वक समझिए, यहां पर पद के आधार पर अगर हम बात करें मेरे प्यारे साथियों, तो पद के आधार पर जो है बहुपद कई प्रकार के होते हैं। वैसे तो कई प्रकार के होते हैं, लेकिन आपको पढ़ना है तीन प्रकार के बारे में। पद के आधार पर बहुपद होता है एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद और त्रिपदी बहुपद। आप कह सकते हैं चतुर्थपदी, पंचपदी, खष्टपदी, सप्तपदी, अष्टपदी, नवपदी, दशमपदी, कुछ भी आप कह सकते हैं, लेकिन पढ़ना है आपको तीन गो पद के बारे में। अगर तीन पद तक आप पढ़ लिए तो आपको उससे ज्यादा जरूरी है ये भी नहीं। तो पद के आधार पर भी बहुपद होता है। सबसे पहला होता है एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद होता है। उसके बाद पढ़ना है द्विपदी बहुपद और उसके बाद मेरे प्यारे साथियों पढ़ना है त्रिपदी बहुपद। एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी बहुपद होता है पद के आधार पर। अब देखिए ध्यानपूर्वक समझिए, यहां पर तो जगह नहीं है, हम नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताने का प्रयास करेंगे। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, हम नेक्स्ट स्लाइड में आपको आगे का कॉन्सेप्ट बताने वाले हैं। मैंने आपको क्या बताया कि बहुपद को जो है दो आधारों पर बांटा गया है। बहुपद को जो है दो आधार पर बांटा गया है। पहला जो है पद के आधार पर बांटा गया है और दूसरा जो है घात के आधार पर बांटा गया है। पद के आधार पर बहुपद क्या होता है, एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद और त्रिपदी बहुपद होता है। अगर पद के आधार पर बात करें तो सबसे पहला होता है एक पदी बहुपद। ध्यानपूर्वक समझिए, पद के आधार पर, पद के आधार पर क्या होता है, सबसे पहले तो एक पदी बहुपद होता है। एक पदी बहुपद को पहले समझ लीजिए, एक एक करके जो है डायरेक्ट समझते ही चलते हैं। पद के आधार पर जो है बहुपद, पद के आधार पर सबसे पहला बहुपद क्या होता है, तो एक पदी बहुपद होता है। ध्यानपूर्वक समझिए एक पदी बहुपद क्या होता है। जिसमें मात्र एक पद हो तब उसको कहेंगे एक पदी बहुपद। जिसमें क्या हो, तो मात्र एक पद होना चाहिए तब उसको क्या कहेंगे, तो एक पदी बहुपद। जैसे ध्यानपूर्वक समझिए, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर 3x लिखा हुआ है या x लिखा हुआ है या 2y लिखा हुआ है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ जब एक गो पद हो तब उसको कहना है एक पदी बहुपद। लेकिन जब ये दो गो पद आ जाए तब उसको कहना है द्विपदी बहुपद और तीन गो पद आ जाए तो त्रिपदी बहुपद। एक पदी यानी कि एगो पद हो तब उसको कहेंगे एक पदी बहुपद, ईटीसी। उसके बाद आपको समझना है द्विपदी बहुपद के बारे में। द्विपदी बहुपद क्या होता है, जब एक से ज्यादा पद हो, जब एक से ज्यादा पद हो अर्थात दो पद हो तब उसको कहेंगे द्विपदी बहुपद। यानी कि जैसे मान लीजिए 3x प्लस में 2 लिखा हुआ है, 5x प्लस में 6 लिखा हुआ है और 9x प्लस में 6 लिखा हुआ है, इस सब को कहेंगे द्विपदी बहुपद। घात जितना भी हो उससे हमको लेना देना नहीं है, पद हमेशा होना चाहिए कितना मेरे प्यारे साथियों, तो पद हमेशा दो होना चाहिए तब उसको कहेंगे द्विपदी बहुपद। उसके बाद तीसरा बात समझ करके रखना है, त्रिपदी बहुपद। त्रिपदी बहुपद क्या होता है, ध्यानपूर्वक समझिए इधर। त्रिपदी बहुपद किसको कहेंगे, जिसमें मात्र तीन गो पद हो। कितना पद होना चाहिए, घात जितना भी हो उससे लेना देना अपने लोग को नहीं है, अपने लोग को मतलब है पद से। यानी कि तीन गो पद हो जाए तब उसको कहेंगे त्रिपदी बहुपद। जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखा है 3x और प्लस में 2y और मान लीजिए कि माइनस में 6 लिखा है, 5x² प्लस में 6x प्लस में 10 लिखा हुआ है, कुछ भी लिखा रहे एक्सेट्रा, इसको कहेंगे त्रिपदी बहुपद। यानी कि एगो पद हो तो एक पदी बहुपद, दो गो पद हो तो द्विपदी बहुपद और तीन गो पद हो तब उसको कहेंगे त्रिपदी बहुपद। ये बात आपको समझ करके रखना है। तो अगर एक पद हो तब कहेंगे उसको एक पदी बहुपद। जैसे 3x हो सकता है, x हो सकता है, x², 2x² कुछ भी हो सकता है, तब उसको कहना एक पदी बहुपद। अगर दो पद मिल जाए तब उसको कहेंगे द्विपदी बहुपद और तीन गो पद हो तब उसको कहेंगे त्रिपदी बहुपद। घात कितना भी हो उससे हमको लेना देना नहीं है। अब उसके बाद समझना है घात के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, ये भी बात समझ लीजिए। अब समझिए कि घात के आधार पर जो है बहुपद के प्रकार। तो सबसे पहले घात के आधार पर अगर घात एक हो जाए तब उसको कहेंगे मेरे प्यारे साथियों रैखिक बहुपद।
रैखिक बहुपद। अगर घात 1 हो तब उसको कहना है रैखिक बहुपद। अगर घात 2 हो जाए तब उसको कहेंगे द्विघात बहुपद। घात 1 हो तो उसको कहेंगे रैखिक बहुपद। अगर घात 3 मिल जाए तब उसको कहना है त्रिघात। एगो घात हो तो उसको कहेंगे रैखिक, दूगो घात हो तब उसको कहेंगे द्विघात, और तीन गो घात हो तब उसको कहेंगे हम त्रिघात बहुपद। ध्यानपूर्वक समझिए। इधर मैंने आपको जैसे क्या बताया कि मान लीजिए यहाँ पर x लिखा हुआ है, अगर निचलका वाला पार्ट जो है उसको आधार जो होता है उसको कहते हैं पद, इसके पावर में 2 रहे 4 रहे कुछ भी रहे, ऊपर का वाला को कहते हैं हम लोग पावर, यानी कि इसी को कहते हैं हम लोग घात। ऊपर वाला पार्ट को कहते हैं घात और नीचे वाले को कहते हैं पद, यानी कि जो बेस रहता है उसको कहते हैं पद और ऊपर का को कहते हैं घात यानी कि पावर। तो घात के आधार पर बहुपद जो वैसे बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन आप लोग के जरूरी के लिए, आप लोग के बोर्ड परीक्षा के लिए जरूरी है यहाँ पर 3 प्रकार का, पहला रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। ध्यानपूर्वक समझिए। यहाँ पर रैखिक बहुपद क्या होता है, जिसका घात जो है मात्र 1 हो या कुछ भी नहीं हो तब उसको कहना है रैखिक बहुपद। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 3x लिखा है, यहाँ पर 2y लिखा है, प्लस में 5x लिखा है, या ओनली 1 मान लीजिए x से लिखा हुआ है, तब उसको कहना है रैखिक बहुपद। और इसका व्यापक रूप भी समझ करके रखना है। अगर रैखिक बहुपद का व्यापक रूप अगर आपसे परीक्षा में पूछा जाए तो व्यापक रूप भी ध्यानपूर्वक समझ लीजिए। रैखिक बहुपद का जो व्यापक रूप होता है वो होता है ax और प्लस में होता है b। रैखिक बहुपद का जो व्यापक रूप होता है वो होता है ax और प्लस में होता है b। मेरे प्यारे साथियों, अगर शून्यकों की संख्या की अगर बात करें तो इसका जो शून्यकों की जो संख्या होता है रैखिक बहुपद में, वह शून्यकों की संख्या भी यहाँ पर होता है मात्र और मात्र 1 होगा। तो रैखिक बहुपद जिसका घात जो है मात्र 1 हो तब उसको कहेंगे रैखिक बहुपद। घात कितना होना चाहिए मेरे प्यारे साथियों, तो घात होना चाहिए मात्र और मात्र 1। जब घात 1 हो तब उसको कहेंगे रैखिक बहुपद। घात कितना होना चाहिए, तो मात्र 1 होना चाहिए। घात 1 हो तो उसको कहना रैखिक बहुपद। जैसे 3x 2y 5x x y z कुछ भी रहे, घात में चाहे कुछ नहीं रहे चाहे 1 लगा रहे, तब उसको कहना है रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद का व्यापक रूप होता है ax प्लस में b, और इसमें मात्र होता है एगो घात। एगो घात तो रैखिक बहुपद, दूगो घात तो द्विघात बहुपद, तीन गो घात तो त्रिघात बहुपद। ध्यानपूर्वक समझिए। द्विघात बहुपद का मतलब सबसे पहले इसमें घात जो है होना चाहिए 3, इसमें घात होना चाहिए नहीं, द्विघात बहुपद में घात होना चाहिए मेरे प्यारे साथियों 2 घात होना चाहिए हमेशा। घात कितना होना चाहिए, तो 2 घात होना चाहिए। 2 घात का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम आपको समझाए तो 2x² प्लस में 6x लिखा हुआ है, प्लस में 10 लिखा रहे, 5x² प्लस में 6x प्लस माइनस में 9 लिखा रहे, कुछ भी लिखा रहे, अपने लोग को समझना है ओनली 1 घात के बारे में, कि सबसे बड़ी घात जो है वो ओनली 1 कितना होना चाहिए, तो सबसे बड़ी घात जो है वो होना चाहिए यहाँ पर 2। अगर सबसे बड़ी घात आपको मिल जाए 2 तब उसको कहेंगे द्विघात बहुपद। और उसके बाद आपको समझ कर रखना है कि द्विघात बहुपद का घात कितना होता है, तो 2 होता है। और इसमें शून्यकों की संख्या की अगर बात करें मेरे प्यारे साथियों, शून्यकों की संख्या, तो शून्यकों की संख्या की अगर बात करें तो द्विघात बहुपद है तो 2 शून्यक होगा, रैखिक बहुपद में 1 शून्यक होगा, द्विघात बहुपद में 2 शून्यक होगा। अब उसके बाद समझना है त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद का मतलब ही होता है, नामे से प्रतीत होता है कि त्रिघात, यानी कि 3 गो घात वाले को हम लोग कहेंगे त्रिघात बहुपद। सबसे पहले त्रिघात बहुपद में घात कितना होना चाहिए, तो 3 गो घात होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करें यहाँ पर तो समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए कि 4x³ लिखा हुआ है, 5x² लिखा हुआ है, प्लस में 6x प्लस में 10 कुछ भी लिखा है, सबसे बरकिनवा घात अगर आपको 3 मिल जाए तब उसको कहेंगे त्रिघात बहुपद। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 2x के पावर में q लिखा हुआ है, 5x के पावर में 2 लिखा हुआ है, या x² लिखा हुआ है, प्लस में 6x लिखा है, सबसे बड़ा घात अगर आपको कहीं पर भी 3 मिल जाए तब उसको कहना है त्रिघात बहुपद। आगे आपको समझ करके रखना है, अगर त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप पूछा जाए तो इसका व्यापक रूप भी आपको याद कर लेना है। इसका जो मेरे प्यारे साथियों व्यापक रूप होता है ax³ होता है, प्लस में bx² होता है, प्लस में cx होता है, और प्लस में होता है d। ये बात आपको अपने दिल और दिमाग के खोपड़ी में हमेशा के लिए ट्रांसफर कर लेना है। ax³ प्लस में bx² प्लस में cx और प्लस में होता है यहाँ पर d होता है। अब ध्यानपूर्वक समझिए, यहाँ पर इतना बात को आप इतना बात तो आपको समझ में आ चुका होगा, रैखिक बहुपद हो यानी कि घात होना चाहिए 1, व्यापक रूप होता है x प्लस में b, शून्यकों की संख्या होता है मात्र और मात्र 1, द्विघात बहुपद जो होता है इसका घात होना चाहिए 2, और शून्यकों की संख्या द्विघात बहुपद में कितना होगा, तो 2 होगा। त्रिघात बहुपद में घात होना चाहिए 3,
और उसके बाद शून्यकों की संख्या की अगर बात करें तो इसमें शून्यकों की संख्या होना चाहिए 3। रैखिक है तो 1 शून्यक, द्विघात है तो 2 शून्यक और त्रिघात है तो 3 शून्यक होना चाहिए। ये बात आपको समझ में आ चुका होगा। एगो पद हो तो एक पदी बहुपद, दो पद हो तो द्विपदी बहुपद, तीन पद हो तो त्रिपदी बहुपद। तो बहुपद को दो आधारों पर बांटा गया था, पहला घात के आधार पर, दूसरा पद के आधार पर। पद के आधार पर 3 प्रकार का, घात के आधार पर भी 3 प्रकार का हम लोग ऑलरेडी पढ़ लिए हैं। अब कुछ फॉर्मूला, सबसे पहले एक और बात आपको समझना है, इसको हम फिलहाल मिटा रहे हैं। एक और बात समझ लीजिए, बहुपद का घात। एक और बात समझिए यहाँ पर, बहुपद का घात क्या होता है। बहुपद का घात अगर आपसे पूछा जाए तो बहुपद में जो सबसे बड़ा वैल्यू होता है, बहुपद के पावर में जो सबसे बड़ा घात आपको मिल जाए वही कहलाता है बहुपद का घात। क्या बोले मैं आपको क्या बताया कि बहुपद में सबसे बड़ी घात जो होता है उसी को कहते हैं बहुपद का घात। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर 6x के पावर में 6 लिखा हुआ है, 5x के पावर में 4 लिखा हुआ है, प्लस में 2x क्यूब, प्लस में 6x, प्लस में 10, कुछ भी लिखा है। अगर यहाँ पर आपसे घात पूछा जाए तो क्या बताइएगा। तो बहुपद में जो सबसे बड़ी घात होता है उसी को कहते हैं बहुपद का घात। तो यहाँ पर सबसे बड़ा घात आपको क्या दिख रहा है, सबसे बड़ा पावर क्या दिख रहा है, तो यहाँ पर आपको सबसे बड़ा पावर जो है यहाँ पर 6 दिख रहा होगा, तो यहाँ पर घात इसका हो जाएगा 6। तो आपको घात भी समझ में आ चुका होगा कि बहुपद का जो सबसे बड़ा घात होता है वही बहुपद का क्या कहलाता है, तो घात कहलाता है। अब कुछ फॉर्मूला आपको याद रखना होगा ताकि आपको आगे किसी प्रकार का परेशानी नहीं हो प्रश्नों को बनाने में। प्रश्नों को तो आप यूं चुटकियों में बना लीजिएगा, फिलहाल आप इतना बात को समझ लीजिए। मुझे उम्मीद है कि इतना बात आपको समझ में आ चुका होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम नेक्स्ट स्लाइड में आपको एकदम धमाकेदार फॉर्मूला सबसे मुलाकात करवाते हैं। तो चलिए, अब कुछ कुछ फॉर्मूला आपको याद रखना होगा। पहले व्यापक रूप जो है परीक्षा में पूछा जाता है, व्यापक रूप को ध्यानपूर्वक समझ लीजिए। व्यापक रूप जो है परीक्षा में आप लोगों को पूछा जाता है, इसलिए ध्यानपूर्वक समझिए। अगर रैखिक बहुपद का व्यापक रूप पूछा जाए तो आपको याद रखना है, रैखिक बहुपद का व्यापक रूप होता है ax प्लस में b। रैखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, तो ax प्लस में b आपको याद रखना है। अगर द्विघात बहुपद का व्यापक रूप पूछा जाए तो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप याद रखना है आप लोग को, एक्स स्क्वायर प्लस में होता है bx और प्लस में होता है c। उसके बाद आपको त्रिघात बहुपद का भी व्यापक रूप याद रख लेना है। त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप, त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप अगर आपसे पूछा जाए तो आपको याद रखना है एक्स क्यूब प्लस में होता है bx स्क्वायर और प्लस में होता है cx और प्लस में होता है d। तो रैखिक बहुपद का होगा एक्स प्लस में b, द्विघात का होगा एक्स स्क्वायर प्लस में bx प्लस c, और त्रिघात का हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस में bx स्क्वायर प्लस cx प्लस में d। ये बात आपको याद रखना है। अब बात करते हैं फॉर्मूला के बारे में। मेरे प्यारे साथियों, फॉर्मूला को समझने से पहले आपको थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट के बारे में समझना होगा। कॉन्सेप्ट पहला प्रथम कॉन्सेप्ट समझने का प्रयास कीजिए। मान लीजिए यहाँ पर 5x स्क्वायर लिखा हुआ है, यहाँ पर 6x लिखा हुआ है, यहाँ पर 10 लिखा हुआ है। तो मेरे प्यारे साथियों, एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होता है उसको कहते हैं हम लोग a का मान, यानी a का मान हो जाएगा 5, यहाँ पर b का मान हो जाएगा यहाँ पर 6, और उसके बाद c का जो मान होता है, जो अचर पद होता है उसको कहते हैं c का मान। एग्जाम्पल के तौर पर एक और बात समझिए, यहाँ पर मान लीजिए कि 5x स्क्वायर लिखा हुआ है, माइनस में 9x और प्लस में 10 लिखा है। यहाँ पर भी a का मान जो हो जाएगा एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी कि 5, और b का मान हो जाएगा यहाँ पर 9 और c का मान हो जाएगा 10। तो इस तरह से आप a, b और c किसी भी चीज का मान जो है निकाल सकते हैं। अब फॉर्मूला को समझिए। फॉर्मूला कुछ कुछ बात जो है आपको याद रखना है फॉर्मूला के विषय में। फॉर्मूला को ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि फॉर्मूला ही मैथमेटिक्स में जो है रीढ़ का हड्डी माना जाता है। बिना फॉर्मूला का आप जो है कुछ भी तैयार नहीं कर सकते हैं। फॉर्मूला तो आपको किसी भी हालत में रटना ही होगा, समझना ही होगा। तो ध्यानपूर्वक फॉर्मूला को समझने का प्रयास कीजिए। अब देखिए, ध्यानपूर्वक समझिए। अगर द्विघात बहुपद के लिए फॉर्मूला सबसे पहले आपको याद रखना है, द्विघात बहुपद में जो है यह फॉर्मूला सब लागू होता है। द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद में पहला फॉर्मूला आपको याद रखना है। पहला फॉर्मूला क्या याद रखना है, शून्यकों का योग। आपको पहला फॉर्मूला याद रखना है, शून्यकों का योग। मेरे प्यारे साथियों, शून्यकों का योग, शून्यक को हम लोग अल्फा और बीटा से डिनोट करते हैं। अगर आपसे कभी भी पूछा जाए कि शून्यकों का योग क्या होगा, अर्थात अल्फा प्लस में बीटा क्या होगा, तो आपको याद रखना है माइनस में बी और बट्टा में होता है ए। पहला फॉर्मूला याद रखना है।
शून्यकों का योग अर्थात अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, तो आपको याद रखना है कि अल्फा और बीटा जो होगा वो माइनस बी बटा में हो जाएगा ए। दूसरा फॉर्मूला याद रखना है मेरे प्यारे साथियों, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू में बीटा। अगर आपको कभी भी अल्फा इंटू में बीटा पूछा जाए तो आपको याद रखना है सी बटा में ए होगा, यानी यहां पर याद रखना है सी बटा में ए। शून्यकों का योग अल्फा प्लस में बीटा बराबर होगा माइनस बी बटा ए। शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर हो जाएगा सी बटा में ए। उसके बाद मेरे प्यारे साथियों आपको तीसरा फॉर्मूला भी याद रखना है। अगर आपको पूछा जाए 1 बटा में अल्फा और प्लस में 1 बटा में बीटा बराबर क्या होगा फॉर्मूला, तो आपको याद रखना है माइनस में बी बटा में सी, माइनस में बी बटा में सी। कैसे आता है ये भी बात ध्यानपूर्वक आप समझ लीजिए। जब इन दोनों का आप एलसीएम लीजिएगा तो यहाँ पर हो जाएगा अल्फा इंटू में बीटा, बीटा को 1 से गुना कीजिएगा तो बीटा होगा और अल्फा को 1 से गुना कीजिएगा तो अल्फा होगा। अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बटा ए और अल्फा इंटू बीटा होता है सी बटा ए से ए खत्म हो जाएगा, बच जाएगा यहाँ पर माइनस बी बटा सी। तो इस तरह से जो है यहाँ पर माइनस बी बाय सी होता है। सब्जेक्टिव में आपको इतना चीज जो है करके दिखा देना है, उसके बाद प्रश्नों को बनाना है। वैसे हम प्रश्न को बनाएंगे तो आपको 100% सब कुछ समझ में आएगा। अब उसके बाद समझना है त्रिघात बहुपद का कुछ फॉर्मूला। त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद का भी कुछ कुछ फॉर्मूला आपको जान करके रखना है, कुछ समझ करके रखना है। अगर त्रिघात बहुपद रहे मेरे प्यारे साथियों तो पहला फॉर्मूला आपको याद रखना है अल्फा प्लस में बीटा और प्लस में होता है गामा। अल्फा प्लस में बीटा प्लस में गामा अगर बात करें तो अल्फा प्लस में बीटा प्लस में गामा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है माइनस में बी बटा में ए, यहां पर भी होगा। दूसरा फॉर्मूला आपको याद रखना है अल्फा इंटू में बीटा इंटू में होता है गामा। अल्फा इंटू में बीटा इंटू में गामा बराबर जो होता है मेरे प्यारे साथियों माइनस में डी और बटा में होता है ए। यहाँ पर याद रखना है माइनस में डी और बटा में होता है ए। एक और फॉर्मूला आपको 3 नंबर में याद रखना है कि अल्फा बीटा और प्लस में, अल्फा बीटा प्लस में गामा अल्फा और प्लस में अल्फा बीटा प्लस में बीटा अल्फा, अल्फा बीटा प्लस में क्या याद रखना है अल्फा बीटा प्लस में बीटा अल्फा और प्लस में गामा अल्फा और बराबर होता है यहाँ पर सी बटा में ए। अल्फा बीटा प्लस में बीटा अल्फा प्लस में गामा अल्फा बराबर फॉर्मूला होता है मेरे प्यारे साथियों सी बटा ए। तो इस तरह से आप कुछ फॉर्मूला आपको जो है याद कर लेना है। अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटा ए, अल्फा इंटू में बीटा सी बटा ए, 1 बटे अल्फा प्लस में 1 बटे बीटा बराबर माइनस बी बाय सी। आप इस तरह से इसको डिवाइड कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं। त्रिघात बहुपद में अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बटा ए, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस डी बाय ए, अल्फा बीटा अल्फा प्लस में गामा अल्फा बराबर आपको याद रख लेना है यहाँ पर सी बटा में ए होता है। तो कुछ फॉर्मूला आपको याद करना था, ये सभी फॉर्मूला आपको आगे काम आएगा। अगर आपको शून्यक दिया रहे यानी अल्फा और बीटा का मान दिया रहे या अल्फा और बीटा का योग दिया रहे यानी कि शून्यकों का योग दिया रहे या शून्यकों का गुणनफल दिया रहे और आपको कहे द्विघात बहुपद निकालने के लिए, तब कैसे निकालिएगा। तो मेरे प्यारे साथियों द्विघात बहुपद का एक फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला आप समझिए, यहाँ पर एग्जाम्पल को हम मिटा रहे हैं। फॉर्मूला आपको समझ करके रखना है। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट बात है यहाँ पर, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक के बारे में हम बात करते हैं जहां से आपको काफी ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है। अगर आपको बहुपद का फॉर्मूला पूछा जाए यानी कि द्विघात बहुपद, यानी शून्यक दिया रहे और आपको द्विघात बहुपद निकालने के लिए कहे तो द्विघात बहुपद बराबर फॉर्मूला होता है मेरे प्यारे साथियों। आपको याद रखना है एक्स स्क्वायर माइनस में होता है अल्फा और प्लस में होता है बीटा इंटू में एक्स और प्लस में होता है अल्फा इंटू में बीटा। ये फॉर्मूला आपको किसी भी हालत में पूरी तरह से जो है दिमाग में ट्रांसफर करके रख लेना है, क्योंकि इसके ऊपर में जो है काफी ज्यादा बार प्रश्न पूछा भी जाता है, चाहे ऑब्जेक्टिव हो चाहे सब्जेक्टिव हो। द्विघात बहुपद का जो फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस में बीटा इंटू में एक्स और प्लस में अल्फा इंटू बीटा। तो इस तरह से कुछ फॉर्मूला को आपको याद रखना है। इतना फॉर्मूला के माध्यम से आप ये पूरे चैप्टर का जो है धुआंधार उड़ा दीजिएगा। तो चलिए आज की क्लास को जो है हम यहीं पर समाप्त करते हैं, क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाएगा तो फिर आप लोगों को देखने में मजा नहीं आएगा। इसीलिए आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आप इतना चीज को कंप्लीट करके लाइए, क्योंकि एक ही बार में इतना चीज बता देना आपके दिमाग के लिए कुछ गड़बड़ी हो सकता है। पहले इतना फॉर्मूला को समझ करके आइए, कल तक ये पूरा फॉर्मूला को जो आप क्लियर कर लीजिए ताकि आपको प्रश्न बनाने में काफी ज्यादा सुविधा हो।
तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में एक और जबरदस्त टॉपिक के साथ, जबरदस्त अंदाज के साथ। तो जय हिंद, जय भारत।